तो वी हैव बिन थ्रू दैट फेजेस, जब इधर से उधर भागना रहता था, ये थेरेपी के लिए वो थेरेपी के लिए, मिसगाइडेंस किया जाता था, होप दिया जाता था। ऑटिज्म जैसे शब्द को एक तो पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे लेयर्स में है और उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? सारे अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल जो है ना वो थेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि नाम रहता है बड़े थेरेपिस्ट का, और वहाँ पे जब जाके देखिए तो असिस्टेंट टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये लोग थेरेपी ले रहे हैं। 20 घंटे का 20,000 पे कर रहे हो एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि योर चाइल्ड विल गेट आउट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पॉसिबल ही नहीं है। एज अ पेरेंट्स हम क्या बच्चों में देखें जिससे हमें लगे कि ये ऑटिस्टिक की तरफ है? अगर बच्चा नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो पहला फ्लैग है। अगर बच्चा सोशल स्माइल नहीं दे रहा है आपको देख के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देख रहे हो उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हो, वो स्माइल नहीं दे पा रहा है। बच्चा आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, फैन ऊपर चल रहा है उसकी तरफ बार बार देख रहा है, एंड व्हेन यू स्विच ऑफ द फैन तो उसके बाद वो इरिटेशन होना या क्राई स्टार्ट होता है, तो बिना मतलब मोबाइल देखते हैं और वो देखने के चक्कर में इतना ज्यादा है कि पहले वो बोलते थे दादू नानू, अब बोलना बंद कर दिए हैं, रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, इवन हाय हेलो करना भी बंद कर दिए हैं। तो वो कहाँ जा रहा है? तो यूएस में ये भी बोला गया कि ऑटिज्म मे बी बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस। वो हर चीज को ना बहुत डिफरेंट एंगल से देखते हैं, जो कि आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। 80% of autistic individuals are unemployed in this world. अगर मम्मियाँ ये करे कि थोड़ा सा उसको टिकर दे कि मतलब वो उस चीज को कैसे लेता है। मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, वेल डन, सोसाइटी को प्रूव करने के लिए कि मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन सफर कौन कर रहा है? वो बच्चा, क्योंकि उसका एब्सोल्युटली टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी है। वो चीज को समझने के लिए लोगों को बहुत ये आता है कि नहीं, ये डिजीज से कंपेयर करते हैं। यू नीड टू लुक एट द एबिलिटीज फर्स्ट। हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पहले डिसेबिलिटी पे फोकस करते हैं। समाज जो मनुष्य से ही बना हुआ है वो एक्सेप्ट ही ना करे। अगर हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, हम बस में बैठे हैं, रेल में, ट्रेन में बैठे हैं, हमें वो एक निगाह होता है जो देखता है लोग कि भाई कैसा बच्चा है। वो बोलेंगे ही नहीं तो उनको वो अर्ज आएगा ही नहीं, और फिर आप बोलोगे मेरा बच्चा नॉन वर्बल है। बहुत सारे जो है ना लोग सिखाते भी बच्चों को गलत तरह से। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे बोलो डैडी, बोलो मम्मा। ऐसे कौन बोलता है? हर माँ इस जोन में आ जाती है कि मेरे कारण ही मेरे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आया है, और ऐसा होता है कि मैं उस टाइम ध्यान नहीं दी, मैंने उसको अच्छे से केयर नहीं किया, कैच नहीं किया, मैं समझ नहीं पाई और मेरे कारण इसको आज इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। कि डिसेबिलिटी, हमारे बच्चे डिसेबल नहीं है, हमारे बच्चों में इश्यूज नहीं है, ये इनकी सोच ही डिसेबल है। मेरा बच्चा आने वाले दिनों में अपनी लाइफ सही से जी सकता है, कुछ अचीव कर सकता है। If child cannot reach out to us, we will reach out to them. नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमरतेज प्रदर्शनी जी, जो कि फाउंडर हैं द ब्लेस्ड वन के, जो कि लाखों बच्चों को और पेरेंट्स को एक नई दिशा दिखाती है। अमरतेज जी उन बच्चों पे काम करते हैं जो स्पेशल नीड के साथ ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, स्पीच डिले और कई चैलेंजेस के साथ। उनका मिशन है कि हर बच्चा को सही सपोर्ट, सही गाइडेंस और सही फ्यूचर मिल सके। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि स्पेशल नीड के बच्चों को कैसे समझे, पेरेंट्स के लिए किन किन चैलेंजों को सामना करना पड़ता है और उनकी लाइफ कैसे इजी बना सकते हैं, अर्ली इंटरवेंशन कितनी जरूरी है और कैसे सही सपोर्ट से बच्चों को एक बड़ी चैलेंजेस से आगे निकाला जा सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको यहाँ पे एक एक्सपर्ट की जानकारी मिल सके। वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। पहला क्वेश्चन मैं यही लेना चाहूंगी कि द ब्लेस्ड वन
जो आप एक मल्टी फंक्शनल स्कूल कहेंगे या फिर उसमें थेरेपी जो है आगे जाके हम जानेंगे। तो द ब्लेस्ड वन की शुरुआत कैसे हुई और अभी रिसेंटली द ग्रेटर नोएडा में आपने ओपन किया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। तो बहुत सारे आपने ब्रांचेस खोले हैं, तो इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आप ऑटिज्म को कैसे देखते हैं? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी मैम। एंड यस, ब्लेस्ड वंस जो है बहुत सारे जगह पे है, 8 ब्रांचेस हैं उसके। रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हुआ। जर्नी स्टार्ट हुई, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एज अ पेरेंट, बिकॉज मेरी जो बेटी है वो ऑटिस्टिक है, शी इज टर्निंग 13 इन जुलाई। तो वी हैव बिन थ्रू दैट फेजेस, जब इधर से उधर भागना रहता था, ये थेरेपी के लिए वो थेरेपी के लिए, मिस गाइडेंस किया जाता था, होप दिया जाता था। एंड व्हेन शी वाज इन सिंगापुर, वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट दिखा था उसका, क्योंकि वहाँ पे जो कंसेप्ट है वो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का रहता है, अर्ली इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है, वेयर यू हैव टू ड्रॉप योर चाइल्ड फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स अ डे। यहाँ पे इंडिया वो कंसेप्ट नहीं था। तो जब हम लोग इंडिया यहाँ पे आए थे, बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड के टाइम में, वी स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम एक सेंटर से दूसरे सेंटर। और सेंटर का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि यहाँ पे वर्बल फीडबैक दिया जाता है। मतलब रिटन में आप ट्रैक ही नहीं कर सकते हो कि बच्चे का प्रोग्रेस अभी कब क्या था, 3 महीने बाद क्या हुआ, 6 मंथ बाद क्या हुआ। प्लस ये भी देखिए कि बहुत सारे अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल जो है ना वो थेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि नाम रहता है बड़े थेरेपिस्ट का, और वहाँ पे जब जाके देखिए तो असिस्टेंट टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये लोग थेरेपी ले रहे हैं, चाहे ओटी हो चाहे स्पीच हो। तो ये गैप पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, बट आई नोटिस्ड इट। देन आई हैव स्टार्टेड फर्स्ट ब्रांच इन शाहनगर। तो वहाँ पे ऐसा था कि आई प्रोवाइड एवरीथिंग अंडर वन रूफ, क्योंकि जो एक्सर्शन होता है बच्चे को इधर से लेके उधर जाना, ये ओटी के लिए इधर लेके जाओ, स्पीच के लिए इधर लेके जाओ, बिहेवियरल के लिए इधर लेके जाओ, स्पेशल एजुकेशन के लिए अलग से लेके जाओ। एंड इफ यू कैलकुलेट द कॉस्ट, पुणे में भी कॉस्ट जो है अराउंड 800 to 1000 पर सेशन है। तो अगर आप हफ्ते में 5 सेशन भी ले रहे हो ना, 5000 हफ्ते का पे कर रहे हो, हम ट्रांसपोर्टेशन ऐड भी नहीं किए हैं, और 5 थेरेपी सेशन ले रहे हो, तो सिर्फ कितने देर का हुआ, 5 घंटे का हुआ। हफ्ते में 5 घंटे, महीने में 20 घंटे, 20 घंटे का 20,000 पे कर रहे हो। एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि योर चाइल्ड विल गेट आउट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पॉसिबल ही नहीं है। ऑटिज्म जब होता है उसमें मोर द इंटरवेंशन बेटर द आउटकम, एंड दैट इज व्हाई वी हैव रेप्लिकेटेड द इंटरनेशनली प्रूवन जो कंसेप्ट था वो इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे सेशन बेस्ड है हमारे पास, बट लास्ट ऑप्शन रखे हुए। तो यहाँ पे सब एवरीथिंग अंडर वन रूफ होता है, कोई भी थेरेपी पकड़ लीजिए। एंड वी हैव इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स एज वेल, लाइक योगा थेरेपी, डांस मूवमेंट थेरेपी, असिस्टेड डॉग थेरेपी, प्ले थेरेपी, और पेरेंट काउंसलिंग हो गया। वी मेक श्योर कि जितना एफर्ट हम लोग ले रहे हैं उससे ज़्यादा पेरेंट को भी लेना पड़ेगा। सो वी स्टार्टेड विद 1 ब्रांच, और उसके बाद फिर डिमांड, तो डिमांड वर्सेस सप्लाई। सर ये जगह दूर हो गया, वाकड़ में स्टार्ट कर लो। सो वी स्टार्टेड इन वाकड़। देन लोहेगांव साइड से रिक्वेस्ट आया, लोहेगांव में स्टार्ट किया। फिर हिंजवाड़ी से आया, एक्चुअली वाकड़ ब्रांच ओवर क्राउडेड हो रहा था, तो उससे थोड़ी डिस्टेंस पे एक और किए, तो हिंजवाड़ी स्टार्ट हुआ। देन आउटसाइड पुणे से कॉल आया, तो वी हैव स्टार्टेड इन नागपुर, देन वानवरी, देन नवी मुंबई, एंड नाउ इन ग्रेटर नोएडा। सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। If child cannot reach out to us, we will reach out to them. अभी रिसेंटली 64 में से एक बच्चा है, तो आप बोल रहे कि हमारा सेंटर ओवर क्राउडेड हो गया, तो हम पास में ही ओपन किए। ये संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, और हम उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, या कहाँ पे हम लैकिंग कर रहे हैं कि ऑटिज्म जैसे शब्द को एक तो पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे लेयर्स में है, और उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और संख्या बढ़ती जा रही है। हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? संख्या बढ़ती नहीं जा रही है, अगर ऐसा बोला जाए तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ये होगा ही। हाँ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है पहला, तो अवेयरनेस रहेगा मोर, तो पेरेंट्स विल कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट किया है स्पीच डिले है बच्चे में, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो आएंगे। दूसरा है कि आप सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये चीज देखते हो, जब टियर 2 सिटीज में चले जाओगे वहां पे ऐसे बच्चे भी होंगे तो वो हिडन रहते हैं, उनको सामने लेके ही नहीं आया जाता है। तो ये जो आंकड़े हैं, इवन 1 out of 64 जो है, ये टियर 1 सिटीज से कलेक्ट किया गया है, और नॉट एग्जैक्टली 100% रिलेवेंट है, क्योंकि यूएस में देखिएगा तो 1 out of 31 चाइल्ड है, क्योंकि वहां पे सारा सेंट्रलाइज रहता है, सो एवरीवन नोज एग्जैक्टली। तो इसके बढ़ने का रीजन 2 है, एक है एक्सेप्टेंस, पहला ये है, और दूसरा ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना वो चेंज हो गया है। आज से 15-20 साल पहले जब हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते थे, बड़ी फैमिली होती थी, चाचा थे, चाची थी, ये थे, कजन ब्रदर था, सब घर में रहते थे, बड़े घर थे, हम लोग इतना
कंजर्वेटिव माइंड वाले नहीं थे। अभी देखिए लिविंग स्टाइल क्या हुआ कि हम 2 BHK 3 BHK में रहते हैं। वी डोंट गेट एक्सपोजर कि गार्डन में जो है ना नंगे पाँव भागो, क्रिकेट खेलो, बारिश में कूदो, कीचड़ से ये करो। वो जो नेचर से जुड़ा हुआ कनेक्शन था ना, वो बिल्कुल ही चला गया। तो ऑटिज्म वाले बच्चे जो रहते हैं उनका सेंसरी इंटीग्रेशन जो होता है ना बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि वो सेंसरी इश्यूज बहुत फेस करते हैं। बीट टच, बीट देखना हुआ, ऑडिटरी हो या जो भी, हमारे टाइम में वो सेंसरी इंटीग्रेशन बाय डिफॉल्ट मिल जाता था। हाँ। अभी आप उसी चीज के लिए जो है ना लेके जाओगे किसी थेरेपी सेंटर पे कि बच्चे को रेत पे चलाओ, बच्चे को हार्ड टेक्सचर्स पे चलाओ, क्योंकि उनको वो एक्सपोजर मिला ही नहीं। आप खुद ही देखो ना कि यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उनके लिए क्लोथ्स भी सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्राई का होना चाहिए, ये होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, 100% कॉटन होना चाहिए। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, जो मिल जाए पहन लो। और दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज, हमारे बच्चों को आप नंगे पाँव कहीं जाने भी नहीं दीजिएगा। जी बिल्कुल करेक्ट। सॉक्स होना चाहिए या शूज होना चाहिए, हमारे टाइम में देखिए गया था। तो जो कनेक्टिंग टू अर्थ और नेचर बेस्ड जो सेंसरी इंटीग्रेशन था ना, वो बहुत बच्चों को नहीं मिल पाया। और न्यूक्लियर फैमिली है तो उनको दूसरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, उनका प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एंड दैट मे ऑल्सो लीड्स टू दैट काइंड ऑफ थिंग। बट ये प्राइमरी रीजन नहीं हो सकता है। अभी अगर आप देखिएगा तो यूएस में ये भी बोला गया कि ऑटिज्म मे बी बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस, क्योंकि वो पहले क्लॉज हटा दिया था वैक्सीन डजंट कॉज ऑटिज्म, बट अब वो किया है कि वैक्सीन मे कॉज ऑटिज्म। तो बहुत सारे रीजंस है। अगर किसी को एग्जैक्टली पता रहता है कि ऑटिज्म क्यों हुआ है तो रिकवर होने के चांसेस रहते हैं। एक थंब रूल याद रखिए कि मनी कांट टेक आउट योर चाइल्ड आउट ऑफ स्पेक्ट्रम। अगर वो उसमें है तो कितना भी पैसा खर्च कर तो वो नहीं होगा। बिल्कुल। मेहनत तो पेरेंट को ही करना पड़ेगा, एंड मोर द इंटरवेंशन बेटर द आउटकम। दो अर्ली एज जो चाइल्ड होते हैं, 6 मंथ ले लीजिए या फिर 1.5 मंथ, कहा जाता है कि आप उस टाइम में बच्चे के डेवलपमेंट को नोटिस करते हैं कि बोल रहा है, चलना सीख रहा है, क्रॉल कर रहा है अच्छे से, किसी चीज़ को पहचान रहा है, या फिर लाइट देख के रिएक्ट कर रहा है, कोई घर में आ रहे हैं तो गेस्ट को रिएक्ट कर रहा है। बहुत चीज़ें बच्चे उस टाइम नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आ जाता है ऑटिज्म की बात अगर, तो हम एज ए पेरेंट्स हम क्या बच्चों में देखें जिससे हमें लगे कि ये ऑटिस्टिक की तरफ है, जो मेंशन करना चाहिए एज ए पेरेंट्स कि हम उसमें वो नोटिस कर पाए कि नहीं हमारा बच्चा नहीं है, ठीक है, वो सारे मापदंड क्लियर कर रहा है, तो वो क्या होगा? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आइडियल सिनारियो में मेरा यही कहना रहता है, एक डेवलपमेंट चार्ट होता है बच्चों का। हाँ। ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें स्पीच कब आना चाहिए, कब क्रॉलिंग करना चाहिए, कब वॉकिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, सारे चीज मेंशन रहते हैं। तो 1 और 2 मंथ्स का आगे पीछे इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उसमें जहां डिले होता है यू हैव टू एक्ट इमीडिएटली, एंड देयर इज नो हार्म कि आप एज अ प्रिवेंशन के लिए आप किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास चले जाओ और उनसे आइडिया ले लो कि क्या आपको लगता है। क्योंकि अगर वेट करते रह जाओगे तब फिर बहुत लेट हो जाती है। बिल्कुल। फ्यू ऑफ द अर्ली साइंस जो हम आपको बताएंगे, एक्चुअल में हार्श रियलिटी है कि 2.5 years तक जो है ना पेरेंट्स वो अर्ली साइंस को भी इग्नोर करेंगे, लेकिन 6 मंथ से ही आपको पता चलना स्टार्ट होता है। 1.5 years पे मोस्टली क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो पहला फ्लैग है। अगर बच्चा सोशल स्माइल नहीं दे रहा है आपको देख के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देख रहे हो उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हो, वो स्माइल नहीं दे पा रहा है, बच्चा आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, किसी भी लाइट का अगर सोर्स है उसकी तरफ बार बार देख रहा है, या फैन ऊपर चल रहा है उसकी तरफ बार बार देख रहा है, एंड व्हेन यू स्विच ऑफ द फैन तो उसके बाद वो इरिटेशन होना या क्राई स्टार्ट होता है, तो बिना मतलब का रोना, दैट इज ऑल्सो इनिशियल रीजन। और जैसे बच्चे बड़े हुए हैं तो और भी चीजें नजर आएगी। स्पीच डिले हमेशा ऑटिज्म की वजह से नहीं होता है, बट दैट इज वन ऑफ द रीजन एज वेल, क्योंकि सेंसरी इश्यूज के कारण बच्चे बोलना बहुत देर से स्टार्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर बैबलिंग स्टार्ट नहीं हुआ 1 year में, 2 years के गैप में अगर 1 word 2 words बोलना नहीं स्टार्ट किया है, चीजों को मांग के, फॉर एग्जाम्पल इफ योर चाइल्ड वांट्स वाटर तो बोलना चाहिए पानी या वाटर, अगर वो नहीं कर रहा है देन दैट्स अ रेड फ्लैग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका रिपीटेटिव बिहेवियर कुछ आपको दिखेगा, जैसे रॉकिंग, एक जगह बैठे हुए हैं तो ऐसे हिल रहे हैं, या हैंड फ्लैपिंग देखिएगा। एक और सिंपल सा है, जब भी ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जब बहुत खुश होंगे या बहुत इवन इमोशनल चेंजेस जो होता है ना, इमोशंस में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, तो भी आपको दिखेगा। तो एक्साइटमेंट में वो दे डू लाइक दिस हैंड फ्लैपिंग एंड ऑल।
तो ये भी एक सिम्टम्स है, एक साइंस है जिसकी बेसिस पे आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। देखिए हम नाम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि बहुत लोग पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। वो अगर आपके ब्रेन का कुछ डिसऑर्डर है तो एमआरआई करके उसके हिसाब से बताएंगे कि यस कुछ ऐसा इश्यूज है। डेवलपमेंट गोल आप मिस कर रहे हो तो यू फर्स्ट गो टू डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एंड देन कम फॉर द डिटेल्ड असेसमेंट बाय ए पैनल ऑफ थेरेपिस्ट, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, एंड दे विल असेस योर चाइल्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर मिनिमम, एंड तब वो बताते हैं कि सही में बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं। तो बहुत सारे केस में एक माइल्ड होता है, एक सीवियर तक चला जाता है ऑटिज्म का सिनेरियो। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि ये माइल्ड वाले की अगर बात करें, शुरुआती वाले को, तो उनको ये रियलाइज ही नहीं होता है कि मेरा बच्चा तो और चीज़ों पर रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर कम्युनिकेशन की हम बात करें ऑटिस्टिक बच्चों का जो माइल्ड में है, उसमें क्या होता है कि वो बच्चा बुक अगर पढ़ना पसंद करता है तो उसकी रिस्पॉन्स करता है, लेकिन आप सोशल एक्टिविटीज़ को जो करते हो तो नहीं करता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गैप है जो कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो वो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? टू इनेबल जो आपके बच्चों को सोशली इनेबल करने के लिए पहले तो उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा। हाँ, हम लोग को लगता है कि बच्चा किसी से घुल मिल नहीं रहा है, वो अब बुक्स में ही इंगेज है, हम छोड़ देते हैं, हम उसको पुश नहीं करते उसके लिए। और खासकर बर्थडे पार्टीज में कोने में खेलते रहते हैं। हाँ, तो वही बताया ना कि डिपेंड करता है आपको, यू हैव टू पुश एज अ पेरेंट कि इन बच्चों से इंटरेक्ट करो, दूसरे बच्चों को बोलो साथ में खेलने के लिए। अभी ये भी गौर कीजिए कि बहुत सारे न्यूरोटिपिकल बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स ही इन बच्चों को उन बच्चों से अलग रहने के लिए बोलते हैं कि वो बच्चा स्पेशल है, ऑटिस्टिक है, उससे इंटरेक्ट नहीं करो। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे बच्चे जो जरूरत से ज्यादा समझदार हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इनको पता है कि कौन उनके लिए अच्छा बोल रहा है, कौन अच्छा नहीं बोल रहा है, किसके पास वो जाएंगे तो वो वेलकम करेंगे, किसके पास जाएंगे तो वो वेलकम नहीं करेंगे। सो दे मेक दे देमसेल्फ ट्राई टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दीज इंडिविजुअल्स। आप नॉर्मल सेंस पे देख लीजिए ना, अगर डैड और मॉम, अगर डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, द ऑटिस्टिक चाइल्ड इज नॉट गो नियर टू द डैड, बट मॉम बहुत उसको केयर कर रही है, लव दे रही है, तो वो उसके ही अटैच रहेगा। तो सोशलाइजेशन इनेबल के लिए पहले आपको लेके जाना पड़ेगा। सोसाइटी क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। हम लोग सुनते बहुत हैं लोगों का और करते उनके हिसाब से हैं। आइडियल सिनेरियो में सुनिए, लेकिन करना जो आपको है वही कीजिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर चाइल्ड। अब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का जो बात बोल रहे हो, इंडिया में 90% बच्चों को स्टार्टिंग में माइल्ड ही बोला जाता है जी। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, माइल्ड बोलने के बाद पेरेंट्स को सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि माइल्ड है, बच्चा रिकवर हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, हाँ कुछ थेरेपी सेशंस के लिए जाएंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इंडिया के बाहर जो है ना प्रॉपर डायग्नोसिस होता है और वो क्लियरली बता देते हैं कि सही में माइल्ड है या नहीं है। माइल्ड इज जस्ट अ टर्म दैट इज वेरी मच मिसयूज्ड बाय ईच एंड एवरी प्रोफेशनल्स इन इंडिया। हमारे यहाँ माइल्ड नहीं बोलते, अगर बच्चा सही में मॉडरेट है हम लोग मॉडरेट ही बोलेंगे। आपको आना है, नहीं आना है, आपको 1 स्टार रिव्यू देना है, वॉट एवर इट मे बी, वी जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। अभी ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो बच्चों के बिहेवियर, हाई फंक्शनिंग और जो होता है ना लो फंक्शनिंग, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। और ये जो एडॉस सर्टिफाइड लोग रहते हैं ना वही निकाल सकते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। वो आपको टियर 1 सिटी में भी बहुत लिमिटेड लोग मिलेंगे और कुछ नहीं। और पेरेंट्स को ये भी लगता है ना कि यार अगर हम असेसमेंट करवाने जाएंगे तो 5,000 चार्जर लग जाएगा, 6,000 चार्जर लग जाएगा, और फिर एक लेबल और स्टैंप कर दिया जाएगा हमारे बच्चे को कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके पेरेंट्स जाते भी नहीं हो करवाने के लिए, वो खुद से मान लेते हैं कि माइल्ड है। और हाँ, फैमिली इन्फ्लुएंस, आपके रिलेटिव्स होंगे ये बोलेंगे अरे इनका गुप्ता जी का लड़का जो है ना वो 4 साल में बोलना स्टार्ट किया था, वेट कर लो वो करेगा। अब 4 साल क्या अगर वेट करोगे, अब 2 साल से ऑब्जर्व करे, 2 साल तो मिस कर दी जो क्रिटिकल टाइम था उसके स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो उनके भी इन्फ्लुएंस में नहीं जाना चाहिए। और ये 3 जो स्पेक्ट्रम लेवल है उसका हम एक चीज ये बताते हैं, इंडिया में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर यूज होता है, इंडिया के बाहर L1, L2 और L3 होता है। तो अगर सही में बच्चा स्पेक्ट्रम में है तो वो
L1, L2, L3 में ही रहेगा। मतलब L1 वाले बच्चे जो होते हैं उनको माइल्ड इसलिए बोला जाता है कि बहुत हद तक सोशल सेटअप में जेल हो जाएंगे, उनके फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, वो नॉर्मल स्कूल भी चले जाएंगे, प्रॉपर एजुकेशन भी कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डिसीजन मेकिंग में इश्यूज होता है, वो खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू टेक देम आउटसाइड एंड 2 मेडिकल शॉप है, उसको बोलो क्या कि आप एक डिसाइड करो कि किस पे जाना है, वो नहीं कर पाएंगे, वो दे विल बी डिपेंडेंट ऑन यू। तो माइल्ड का मतलब होता है कि वो इनेबल्ड है बट स्टिल एट सम पॉइंट दे नीड योर प्रॉम्प्ट कि आप उनको कैसे करने वाले हो। और बहुत सारे बच्चे आप देखोगे आपको माइल्ड दिख जाएंगे, नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं। मॉडरेट वो होते हैं जो मोस्टली नॉन वर्बल होते हैं, कभी कभी ऑन डिमांड बोलते हैं, या फिर जो पैटर्न उनको पसंद आता है उसके हिसाब से करते हैं। बिहेवियरल इश्यूज भी उनमें बहुत ज़्यादा रहता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम रहती है। तो मॉडरेट पे जब आप काम करते हो होलिस्टिक सेटअप में, तो देयर आर चांसेस दे विल कम क्लोजर टू माइल्ड। सेम गोज टू सीवियर। सीवियर पे कोशिश करोगे तो देयर आर चांसेस दे विल कम क्लोजर टू मॉडरेट। बट आपको स्टार्टिंग में ही माइल्ड बोल दिया गया है, जबकि आपका बच्चा मॉडरेट टू सीवियर साइड है, तो आप माइल्ड के जैसा ट्रीट करके इंटरवेंशन के ड्यूरेशन कम रखोगे कि अच्छा एक सेशन इसका ले लेंगे, एक सेशन उसका ले लेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। वहीं पे अगर 3 या 4 घंटे डेली इंटरवेंशन, चाहे आप घर पे दो, चाहे ब्लेस्ड वंस में आओ, या इसके जैसे जो भी सेटअप है वहां चले जाओ जहां पे प्रॉपरली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स मिले और स्ट्रक्चर्ड आपको प्लान दे, और दैट टू इन रिटर्न। वर्बल फीडबैक पे तो जानेगा ही नहीं, फिर तो आप पैसा ही वेस्ट कर रहे हो। तब जाके आपको बच्चों में डेवलपमेंट दिखेगा। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसने बोला मुझे कि तुम्हें ऑटिज्म का थोड़ा तो नॉलेज है, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि मोबाइल देखने से किसी को ऑटिज्म कैसे हो सकता है। मोबाइल तो बहुत लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, सब देखते हैं। बच्चे अगर देख रहे हैं, बच्चे में भी बहुत सारे देख रहे हैं, पर्टिकुलरली एक बच्चा को कैसे वो हार्म कर रहा है, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आने की चांसेस बना दे रहा है। तो कैसे तुम बोलोगे उसको। मैंने वही बोला कि वो मोबाइल देख रहा है, क्या उस दौरान वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, वो नोटिस करो। आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है क्या, कि सिर्फ मोबाइल के बारे में बात कर रहा है। तो इस चीज़ से बहुत लोग जूझ रहे होंगे, बहुत पेरेंट्स भी। जैसे अभी रिसेंटली में मैं अभी अपने ही रिलेटिव का बात करूं, तो एक ट्विंस बेबी हैं, जिनमें एक बेबी को ऐसा है कि मोबाइल देखते हैं, और वो देखने के चक्कर में इतना ज़्यादा है कि पहले वो बोलते थे दादू नानू, अब बोलना बंद कर दिए हैं, रिस्पॉन्स करना बंद कर दिए हैं, इवन हाय हेलो करना भी बंद कर दिए हैं। तो वो कहाँ जा रहा है, मुझे वो क्लियर कीजिए, ताकि बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड है और फैमिलीज है वो क्लियर कर ले इस पे। देखिए, ऑटिज्म जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हाँ। ठीक है, वो मोबाइल देखने की वजह से नहीं होता। ठीक है। जब सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो मोबाइल सोशलाइजेशन इनेबल नहीं करेगा, तो इसलिए बोला जाता है कि प्रिवेंट द स्क्रीन टाइमिंग। तो 30 मिनट्स अ डे अगर बच्चा देख रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जो आप पॉइंट आउट किए वो एकदम सही है कि मोबाइल देखने के बाद अगर कोई राइम्स देख रहा है, वो आपके साथ गुनगुना रहा है, या फिर कोई कैरेक्टर उसमें देख रहा है जो आपके साथ डिस्कस कर रहा है कि व्हाट यू हैव सीन फॉर दिस नर्सरी राइम्स और दिस काइंड ऑफ कार्टून में क्या देखे थे, वो अगर आपके साथ कर रहा है, देन देयर इज नो हार्म। तो वो कहीं ऑटिज्म को ट्रिगर नहीं करेगा। जो आप बोलेंगे कि स्टार्टिंग में बोल रहा था, बाद में बोलना बंद किया, ऑटिज्म का ऐसा है कि अगर एक माइलस्टोन आपका बच्चा अचीव कर पाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो माइलस्टोन कंटिन्यू रहे। तो ये हमेशा अप एंड डाउन रहता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस, एज जो चेंज होते हैं या हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो कुछ बच्चे आपको 5 साल तक वर्बल मिलेंगे, उसके बाद वर्बल नहीं रहेंगे। परफेक्ट एग्जांपल इज माय डॉटर। तो वो 5 साल तक बोल रही थी, चाहे नर्सरी राइम्स हो, चाहे जो भी हो, एंड देन जो है ना, एज चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इंटरवेंशन का स्टाइल चेंज हुआ, एंड बिकॉज शी इज ऑन द सीवियर साइड ऑफ ऑटिज्म, वी वर अवेयर कि ऐसा ना ऐसा कभी ना कभी तो होना है। तो उसका ग्राफ ऐसे जाके फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो ऐसे होता रहता है। अभी देखिए ना, जो बच्चा छोटा है उससे जब वो टॉडलर केस में है, इन्फेंट से टॉडलर में जाएगा, कुछ चेंजेस तो आएंगे ही। टॉडलर से जब वो स्कूल गोइंग इसमें जाएगा तो भी चेंजेस आएंगे। वहां से जब वो टीनेज में आएगा तो भी चेंज आएंगे, और टीनेज से जब एडल्टहुड में जाएगा तो भी चेंज आएगा। और ये तो नॉर्मल बच्चों के साथ होता है, स्पेशल बच्चों के लिए कुछ अलग नहीं है। वो भी उतना ही एंजाइटी और ये जो है ना वो फेस करते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। ओनली थिंग इज, एज अ पेरेंट वी नीड टू सी कि क्या हो रहा है जो उसके डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है, व्हाट ट्रिगर्स टू डू दोस काइंड ऑफ थिंग। तो सिंपल वे में मोबाइल की वजह से ऑटिज्म नहीं होता है। मोबाइल लिमिट कीजिए, क्योंकि आवर चाइल्ड
नीड्स सोशल इंटरेक्शन मोर। हम लोग बच्चों को प्ले स्कूल में डाल देते हैं, करेक्ट। अभी हमारे टाइम में प्ले स्कूल का कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि हम लोग के यहाँ जितने भी लोग थे वो खेलते थे बच्चों के साथ। अब प्ले स्कूल में डालने का मतलब अगर 2 साल की एज में आप डाल रहे हो, यू आर ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट योर चाइल्ड विथ योर सेल्फ। एज अ पेरेंट आपका बॉन्डिंग आपके बच्चे से ज्यादा होना चाहिए। उसके साथ खेलो, उससे बात करो, उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी प्रिटेंड प्ले उसके साथ करो। आप उसके लिए प्ले स्कूल में डाल दिए तो वहां से जो सेपरेशन एंजाइटी जो होता है ना बच्चों में, वहीं से ट्रिगर हो जाता है। एंड देन चाहे स्कूल में भी जाते हो तो उनको जिस टाइप से पढ़ाया जाता है, गा के, सुना के, डांस करके, प्ले बेस्ड जो रहता है ना, दैट इज रियली गुड एंड दे ऑलवेज लुक फॉर इट। और वही चीज उनको मोबाइल और यूट्यूब चैनल पे दिखता है, इसलिए वो उस पे रहते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू कनेक्ट। तो ये सारी चीजें एज अ पेरेंट आप घर पे दे दो विदाउट गिविंग मोबाइल, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। और वैसे भी स्क्रीन टाइम आप कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते हो। जी बिल्कुल। दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप कहीं भी चले जाओ आपको स्क्रीन ही दिखेगा, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे मॉल हो। कितना भी बच्चों को स्क्रीन से हटाओगे, वो अगर एक बार देखेंगे तो फिर अटकेंगे उस पर। तो स्क्रीन टाइम दीजिए, बट लिमिटेड वे में दीजिए। और हाँ, एज अ रिवॉर्ड आप उसको यूज कर सकते हो कि अगर बच्चा कुछ अच्छा एक्टिविटी कर रहा है, कोई टास्क कंप्लीट कर रहा है, देन गिव देम मोबाइल फॉर 5 मिनट्स और 3 मिनट्स, एब्सोल्युटली फाइन। इंडिया एजुकेशन के मामले में हब मानी जाती है। बहुत सारे हमारे यहाँ सिस्टम है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल क्लासेस होते हैं और बहुत चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम ऑटिज्म की बात करें, जो कि इतनी संख्या बढ़ रही है और हम उस एक नीड है वो, तो उस पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक मुझे जहाँ तक पता है कि स्कूल में फंक्शनली नहीं लाया गया है इस चीज़ को। तो अगर हम, जैसे कि आप द ब्लेस्ड वन की ओपनिंग किए हैं और उसमें ओवर क्राउड हो रहे हैं, मीन्स की नीड है, ज़रूरत है, लोग समझ रहे हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि हमारा वैसा कुछ सिस्टम में आए जो कि स्कूल के तहत या फिर जब प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे एक टेस्टिंग की हो, वो गैप आप देख पा रहे हैं? बहुत बड़ा गैप है एक्चुअली। देखिए, गवर्नमेंट और स्कूल वैसे राइट टू एजुकेशन में सबको अलाउ करता है कि एडमिशन ले सकते हो, बट स्कूल इज आल्सो हैविंग सम लिमिटेशंस। अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, क्लासरूम में बैठ नहीं रहा है, सो देयर आर हाई चांसेस कि वो इधर उधर भागेगा दौड़ेगा और इंजरी हो जाएगी बच्चे को, या किसी और बच्चे को इंजरी हो जाएगी। तो एज अ सेफ्टी का रूल जो रहता है ना, उस पर वो लोग या तो बोलते हैं शैडो टीचर को लेके आओ, या बोलते हैं स्पेशल स्कूल चले जाओ। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की कोशिश ये होनी चाहिए कि व्हेन यू tell that this is an inclusive school, you should make sure it's inclusive, not only from children point of view, but you have to maintain infrastructure that supports autistic individual. तो चाहे वो सेंसरी गार्डन हो, चाहे कामिंग रूम हो, चाहे थेरेपिस्ट हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, स्कूल्स में एक स्पेशल एजुकेटर को हायर करके बोलते हो और एक काउंसलर को हायर करके बोलते हो मेरा स्कूल इंक्लूसिव है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे बच्चे जो इस स्कूल में जा रहे हैं, अब इसमें पेरेंट का भी गलती है। उनको लगता है मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, वेल डन, सोसाइटी को प्रूव करने के लिए कि मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन सफ़र कौन कर रहा है? वो बच्चा, क्योंकि उसका एब्सोल्युटली टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। 4 घंटे अगर वो हाइपर एक्टिव है, कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, लोग उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सोशलाइजेशन तब ट्रिगर होता है जब ये बच्चे आपको अपने साथ इन्वॉल्व करें चीज़ों में। अगर वो कर ही नहीं रहे हैं तो स्कूल भेज के भी कोई सोशलाइजेशन नहीं हुआ है। तो रैदर देन हायरिंग वन स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर, आपको थेरेपिस्ट भी हायर करने पड़ेंगे जो इन बच्चों को इंटरवेंशन वहीं पे प्रोवाइड करे। सो रेडी फॉर स्कूल जो है वहीं पे कर लीजिए। आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, हम पहले भी बोले हुए ये चीज़ कि इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। जितने भी इंटरनेशनल स्कूल है वो अपने यहाँ ही एक इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करें, वेयर चिल्ड्रंस आर गेटिंग थेरेपीज एंड इंटरवेंशन, और उसके बाद उनको ये भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो मेन स्ट्रीम वाले बच्चों के साथ बैठें, तभी प्रॉपर इंक्लूजन ट्रिगर होगा। तो ये चीज़ है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो गवर्नमेंट को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, ये एक जो है ना UDID है, ठीक है, जिसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। नाउ व्हेन यू लुक एट द डिसेबिलिटी का डेफिनेशन, इट्स वेरी वाइड। और यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि जो डिसेबिलिटी दिखे, मीन्स अगर बच्चा या कोई इंडिविजुअल ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, या किसी का एक पैर नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है और व्हील चेयर्स पे जा रहा है, वो उनके लिए डिसेबल्ड है। और अनफॉर्चुनेटली, और इट्स को यही बोलेंगे ना कि इट्स वेरी बैड थिंग फॉर आवर चिल्ड्रन कि वो ऑटिज्म ADHD को भी डिसेबिलिटी में डालती हैं। अब ऑटिज्म और ADHD ये डिसेबिलिटी दिखती नहीं है,
तो अगर इन स्कूल में भी देखा जाए तो डिसेबल्ड कोटा में किसको कंसीडर किया जाए? गवर्नमेंट स्कूल में पकड़ लीजिए, हाँ, जो जिनका विजिबल है, हाँ, करेक्ट। जॉब अपॉर्चुनिटी में भी किनको कंसीडर किया वही जाए? विजिबल को ही करेंगे, करेक्ट। जिनको दिख नहीं रहा है, जिनको, उनको किया जाएगा। ऑटिज्म और ADHD वाले तो आते ही नहीं है। तो ये भी हार्श रियलिटी है कि 80% ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स आर अनएम्प्लॉयड इन दिस वर्ल्ड। लेकिन वो सर्टिफिकेशन ये कहता है कि ऑटिज्म के बच्चों को भी हम सर्टिफिकेट देते हैं, Correct. जिनको एजुकेशन, हायर एजुकेशन में फायदा मिल सकता है, उनको जॉब में फायदा मिल सकता है, और मतलब बहुत सारे एंगल्स में मिल सकता है मैडम, लेकिन समझिए 3.3% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर डिसेबल्ड। हाँ, आप काउंट कर लीजिए कि सरकारी जॉब में कितना कोटा रहता है या स्कूल में कितने कोटा रहते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो 3.3% में हमारे बच्चे आ पाएंगे? नहीं। कितना पॉपुलेशन है इंडिया का, आप देखो। तो इसी वजह से तो जो होता है ना, हम लोग को आगे आना पड़ता है कि एज अ पेरेंट, बिकॉज पेरेंट नो दिस थिंग दैट इफ वी कांट गो अगेंस्ट द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट। तो इससे बेटर है आप अपने बच्चों के लिए खुद ही इकोसिस्टम डेवलप कर दो, जहाँ पे उनको सब कुछ मिले जो कहीं भाग भाग के आप नहीं करवा सको। मैं इससे लिंक में एक क्वेश्चन और लूंगी कि जैसे माइल्ड और सीवियर तक के ऑटिस्टिक के बच्चे हैं, आपके स्कूल में भी हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट के तहत उनको प्रोवाइड करा पाए हैं गवर्नमेंट से या नहीं? नहीं, UDID तो जिनको चाहिए वो मिल जाता है, सिंपल सा लॉजिक। इवन देखिए, आधार कार्ड का भी हम लोग अपने ब्रांच में ही करवाए थे, आधार एनरोलमेंट कैंप। दोनों जगह हुआ था, पुणे में भी हुआ था, नवी मुंबई में हुआ था, क्योंकि जितने भी आधार एनरोलमेंट सेंटर में वो भी स्पेशल नीड्स फ्रेंडली नहीं। ओके। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का आधार बना है। मेरी बेटी का आधार अभी 1-1.5 साल पहले बना है, बाल आधार था उसका। तो उसका रीज़न ये था कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि स्पेशल बच्चों को कैसे उनका आइरिस स्कैन ले, उनका फिंगर स्कैन ले। और वैसे भी आप जब लाइन में इतनी देर खड़े कर दोगे इन बच्चों को, दे आर गोइंग टू थ्रो टैंट्रम्स और हाइपर एक्टिव तो रहेंगे। तो यस, हमारे यहाँ से जो भी बच्चे हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं। देखिए, जिनको गवर्नमेंट बेनिफिट चाहिए, अभी रिजर्वेशन के लिए तो हम नहीं बोलते हैं। UDID का अदर बेनिफिट्स होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साइड से कुछ सब्सिडीज फंड आते हैं स्पेशल नीड्स इंडिविजुअल के लिए, और डिसेबल्ड जो लोग रहते हैं, वो एक हुआ। दूसरा, उनका जो इंश्योरेंस होता है, गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस है, UDID रहता है, तो वो मिलता है। ट्रेन में आपको कंसेशन मिलता है। जब आप फ्लाइट बोर्ड करने जाते हो, देन यू हैव दैट सर्टिफिकेट। इट मींस दैट फ्लाइट के जितने भी है अटेंडेंट्स, एयरपोर्ट वालों को पता है कि यू नीड एक्स्ट्रा केयर बिकॉज यू हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, बी इट ऑटिज्म और ADHD। तो वहाँ पे हेल्प करता है। तो अभी तो बच्चे के लेवल पे ही हैं, तो इसलिए ये बहुत सारे ग्रांट्स है गवर्नमेंट के जो हेल्प करेंगे। तो जिनको बनाना है बनाइए, बट अगेन पेरेंट्स का परसेप्शन है। इफ आई लुक एट माई चाइल्ड एंड कंपेयरिंग टू अदर कैटेगरीज जो डिसेबिलिटी में है, आई डोंट थिंक माई चाइल्ड और माई डॉटर इज डिसेबल्ड, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। जी बिल्कुल। किसी भी क्लासरूम में हर एक बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा, कोई लास्ट आएगा ही आएगा। लास्ट अगर कोई आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? मंदबुद्धि? नहीं बोलोगे ना। वो भी अच्छा है, ये सारा कुछ कर रहा है, हाँ पढ़ाई लिखाई में उसका इंटरेस्ट कम है। हाँ, इंटरेस्ट कम हो सकता है, मन बुद्धि नहीं हो सकता है। हाँ, तो क्या क्या बोलते हैं जो टीचर्स लोग भी कभी कभी क्या यूज करते हैं, अरे यार वो तो डम है बच्चा, ठीक है रहने दो। जो ये है क्या बोलते हैं, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, इंडिया का वही कंसेप्ट है ना, हम बार बार ये चीज बोले हैं, वो टॉपर्स को ही टॉपर बनाते हैं। जो स्टार्टिंग के जो 10 टॉप मोस्ट परफॉर्म करने वाले बच्चे रहेंगे ना, उन्हीं को आगे लेके जाएंगे, और जो पीछे बैठ जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, उनको छोड़ देता है। ये भी कहा जाता है ना कि जब ये ऑटिज्म के ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, उनके साथ एक चीज़ है कि बच्चे जो है वो हर चीज़ अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका सोचने का एक चीज़ पे हम लोग शायद वो सिस्टम के तहत सोचते हैं कि हमें ये पढ़ाया गया है, हम इस सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं और हम उस टाइप से सोचते हैं किसी भी मुद्दे पे। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उस पर डिफरेंट टाइप से सोचते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना समाज का प्रभाव पड़ा है, ना किसी और चीज़ों का मतलब सिस्टम का है। तो वो सोचने का अगर आप उनसे बात करें, तो मैंने बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे से बात किया है, जिसमें मुझे यही समझ में आया है कि वो हर चीज़ को ना बहुत डिफरेंट एंगल से देखते हैं, जो कि आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि ये एंगल तो हमने सोचा ही नहीं है। तो वो एक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनको उनके लिए एक हम कहेंगे कि एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है कि आप उनको सुनो, करेक्ट, उनको समझो, तो वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। अगर आप उनको जज करके सुनोगे
तो वहां पे वो लैकिंग होगा। तो इस पे आपका क्या राय होगा? नहीं, एकदम सही बात है। देखिए, ऐसा नहीं कि दे सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, उनके साथ ऐसा है क्या कि वो हम लोग के जैसे ही देखते हैं, हाँ, बट दे प्रोसेस इट डिफरेंटली। यस, क्योंकि उनका जो सेंसरी इश्यूज है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होता है, एंड व्हेन दे प्रोसेस इट दे गेट लॉट ऑफ इनपुट्स, तो उनका नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें से बहुत गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, दे आर टैलेंटेड टू द कोर। जैसे अगर अभी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिएगा तो बिल गेट्स, ठीक है जी बिल्कुल, ही हैज बीन डायग्नोस्ड इन द इनिशियल टाइम। अगर एलन मस्क जो है ना वो भी डायग्नोस हुआ था, अभी देखिए कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हमारे यहाँ भी कुछ कुछ हैं जो सिंगर्स हैं, जैसे कार्तिक कुमार है, सारेगामा टॉप 5 था। सो ही इज नॉन वर्बल एक्चुअली, वो बात नहीं कर पाता है, ही यूज्ड टू रिपीट थिंग्स, बट he is doing very good in terms of music. Devansh Chandra, he is also doing very good in terms of music. उसके fan following बहुत है। तो see, you need to look at the abilities first. हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पहले डिसेबिलिटी पे फोकस करते हैं, कि जैसे वो बच्चा व्हील चेयर पे है तो आप पहले व्हील चेयर दिखाओगे, बट ये नहीं सोचोगे कि डिस्पाइट ऑफ दैट चाइल्ड इज ऑन व्हील चेयर, उसके बाद वो मैथ्स में अच्छा है, इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है। तो फोकस ऑन एबिलिटीज फर्स्ट ना, क्यों डिसेबिलिटी को पॉइंट आउट कर रहे हो। तो जब उस वे में देखोगे आपको, तो डेफिनेटली यू विल सी लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन अ चाइल्ड। एज अ पेरेंट क्या होता है ना कि हम लोग भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं कि ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारी बच्ची नहीं कर रही है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यार अगर वो सब कुछ कर रहा है, जरूरी नहीं है हमको अपने बच्चे से वही करवाना। ये देखिए, सिस्टम ही थोड़ा सा लूप होल पे है यहाँ पे। हम लोग सोचते हैं नॉर्मल स्कूल में बच्चे को डालें, आंसर है मेरा कि क्यों। नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, वहां पे एक ही सिलेबस, एक ही रूटीन, सब बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है, करेक्ट। उनको अपनी थिंकिंग डेवलप होने के लिए उनको मौका ही नहीं जाता है। लेकिन ये जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स रहते हैं ना, दे हैव फुल अपॉर्चुनिटी, वो अपने वे में सोचते हैं मेरे लिए क्या सही रहेगा। एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, एक दो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना, कोच मिल जाते हैं जो उनको गाइड करते हैं। दे आर वेरी गुड स्विमर, दे आर वेरी गुड टेबल टेनिस प्लेयर, दे आर वेरी गुड स्केटर्स, दे आर वेरी गुड साइकिलिंग, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंगिंग तो ऑलरेडी बता ही चुके, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट एज वेल। एंड ऑन टॉप ऑफ इट देयर आर फ्यू लिमिटेड ऑटिस्टिक इंडिविजुअल जो नॉन वर्बल है, बट दे आर वेरी गुड कोडर्स, तो वो बहुत अच्छा कोडिंग कर सकते हैं। इट्स इवन बेटर देन एनीवन एल्स इन द आईटी इंडस्ट्री। दे आर हैकर्स एज वेल, अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दे कैन हैक एनीथिंग। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, आप गूगल पे करोगे आपको पता चल जाएगा कि दैट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल हैज हैक्ड जो बहुत बड़ा गेमिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसका जो रिलीज होने वाला था। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ऑब्वियसली बात है, इट्स अ क्राइम। तो उसको क्राइम में हॉस्पिटल जिसमें रखा गया उसको जेल बना दिया गया, बिकॉज he cannot cope up, it's high functioning autism, so he cannot cope up in the normal jail, तो hospital को ही जेल में कन्वर्ट कर दिया गया उसके लिए। yes, so they are talented, you just need to identify कि what works well for them। हाँ, सबका अलग अलग टैलेंट है मैम, जैसे अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो या आपका टैलेंट है, कभी सोचे थे कोई ना कोई तो आइडेंटिफाई किया। मेरे लिए भी मैं खुद ही की मेरे लिए भी अब आईटी इंडस्ट्री में 20 साल से है। हाँ। वहां पे मेरे को इतना रिकॉग्निशन और खुद ही वो प्राउड फीलिंग नहीं है, क्योंकि देन आई लुक एट अदर पीपल, सब तो वही कर रहे हैं यार, हम क्या अलग कर रहे हैं। बट व्हेन आई स्टार्टेड ब्लेस्ड वंस एंड कोएबल्स, अभी देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम एटलीस्ट ट्राइंग टू हेल्प अदर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हु हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, कि उनकी जर्नी उतना ही कष्टदायक ना हो। सिंपल शब्दों में बताते हैं, कष्टदायक तब होती है जब आप मेंटल स्ट्रेस को झेलते हो अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो हम दोनों चीज हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू पे दैट मच, बिकॉज वी नो it's a lifelong journey and you will end up paying for longer term। जैसे हम स्टार्टिंग बोले थे, money is not sufficient to take your child out of spectrum। जी हाँ, आउट ऑफ स्पेक्ट्रम जैसे आपने बोला, तो बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऑटिज्म एक डिजीज है जिसको हम ठीक कर देंगे मेडिसिन से या थेरेपी लेके। जैसे होता है कि पैर में चोट लग गया है, अगर चल नहीं पा रहा है बच्चा को, तो पैर में आप थेरेपी दे दीजिए, हो सकता है कोई थेरेपी, और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा परसेप्शन है। बोल नहीं रहा है, हम थेरेपी लेके उसको बुलवा लेंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी है। वो चीज़ को समझने के लिए लोगों को बहुत ये आता है कि नहीं, ये डिजीज से कंपेयर करते हैं। तो ये दो टर्म है ऑटिज्म को लेके, इसको हम क्लियर करेंगे।
देखिए, ऑटिज्म अगेन पहले भी बोले थे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर कैन नॉट बी क्योर, उसको आप जी। क्योर नहीं कर सकते, यू कैन मेंटेन, आप उसको मेंटेन कर सकते हो एंड यू विल इट्स काइंड ऑफ यू कैन मेंटेन इट और मैनेज इट डाउन द लाइन। डिजीज वो होता है जिसका रूट कॉज पता होता है कि क्यों हुआ है, एंड इफ यू नो द रूट कॉज यू कैन क्योर इट। तो डिजीज के लिए मेडिसिन है, ऑटिज्म के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। तो ऑटिज्म के लिए आपको इंटरवेंशन की जरूरत पड़ता है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि ऑटिज्म, आप फिर से बोलेंगे, आप इंडिया में हो ना, होप का बिजनेस है यहाँ पे। अगर आपको कोई डॉक्टर या फिर कोई थेरेपिस्ट बोलेगा नहीं कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप उनके पास थेरेपी के लिए नहीं जाओगे। और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद क्या बोलेंगे, 1 साल बाद, क्योंकि इवन इफ यू लुक एट द ब्लेस्ड वंस पॉपुलेशन, 70 to 80% पब्लिक ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं 3 साल 4 साल थेरेपी के लिए भागे हैं और उसके बाद हमारे पास आए हैं कि सर हम थेरेपी की कोशिश कर लिए, इतना पैसा चला गया, ये वो तो बोले थे ठीक हो जाएगा, माइल्ड है, ये है वो है। तो हम वही चीज़ बोले कि कहीं लिख के दिए थे वो लोग, कोई लिख के ही नहीं दिया। तो वो लोग बहुत सेफ खेलते हैं उस चीज़ में, लिख के दिए रहते, देन यू विल गो बैक टू देम कि यू हैव रिटन, आई हैव स्पेंड दिस मच मनी। आपको बता ही रहे ना कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो महीने का साल का 5-6 लाख स्पेंड कर रहे हैं इन बच्चों के थेरेपीज और इंटरवेंशन में, आउटकम कुछ नहीं है। आउटकम बस होप के नाम पे रहता है। और थेरेपीज से ऐसा नहीं बोलते कि हम इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, बट जब होलिस्टिक रहे तब आप ओटी के लिए कहीं और जा रहे हो, स्पीच के लिए कहीं और जा रहे हो, बिहेवियर के लिए कहीं और जा रहे हो। अब ये तीनों में खुद में कंपटीशन है, क्योंकि जिनके यहाँ ओटी है उनके यहाँ स्पीच भी होगा। आप वहाँ स्पीच के लिए क्यों जा रहे हो, आप मेरे यहाँ स्पीच के लिए, और फिर बोलेंगे अरे सब ओटी तो ठीक चल रहा है, आपके स्पीच में इशू है क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हो। तो यही करने में पेरेंट्स का भी टाइम वेस्ट हो जाता है, भागने दौड़ने में। अभी ये भी देखिएगा ना कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ पेरेंट्स जिनका बच्चा डायग्नोस्ड है ऑटिज्म से, 1 पेरेंट इज ऑलरेडी वर्किंग, अनदर 1 के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको फिर से होप डाल दिया गया था कि आप इस थेरेपिस्ट के पास ओटी के लिए जाओ, उसके पास स्पीच के लिए जाओ, उसके पास बिहेवियर के पास जाओ, बच्चा ठीक हो जाएगा। अब पेरेंट्स भागे दौड़े जा रहे हैं। जब वो 7 साल का होगा तब फिर रियलाइज करेंगे कि बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत पैसा स्पेंड कर दिए, क्योंकि दैट इज द पीरियड एक्सेप्टेंस, एक्चुअल एक्सेप्टेंस फेज जो है ना 6 साल के बाद ही आता है। तो इन शॉर्ट, ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज, इट कैन we can manage autism, it is manageable, we can maintain, subjected to your, जो है ना, आप जा रहे हो प्रॉपर इंटरवेंशन के लिए, मोर द इंटरवेंशन बेटर द आउटकम। और यहाँ पे सिर्फ ब्लेस्ड वंस रहे या कहीं रहे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एज अ पेरेंट ऑल्सो, क्योंकि 4 घंटा बच्चा हमारे साथ है, 14 आवर्स आपके साथ है, सोना अगर साइड कर देते हैं तो इन दैट 14 आवर्स आप बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किए हो, किस टाइप का इंटरवेंशन दे रहे हो, वेदर पॉजिटिव साइड जा रहा है या बच्चा अपनी दुनिया में मग्न है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट। और इसलिए हम अभी भी बोलते हैं कि सेशन बेस्ड अगर बच्चे को लेके जा रहे हो तो एक बार सोचो कि 40 मिनट के थेरेपी सेशन में 25 मिनट्स ही इफेक्टिव होता है, लेकिन वो 25 मिनट्स अचीव करने के लिए आप आधा घंटा ट्रैवल करा रहे हो बच्चे को वन साइड। अगर हमारा बच्चा सही में स्पेक्ट्रम में है तो ओवर स्टिमुलेशन जरूर होगा, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे स्मेल हो। जब इतना स्टिमुलेशन हो गया उसके बाद आप कोई भी थेरेपी इंटरवेंशन दो, उसका इफेक्टिवनेस कम होके 10 से 15 मिनट ही रहेगा, और फिर वो 15 मिनट के बाद 18 घंटा बच्चा आपके साथ है जहाँ पे उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये काम नहीं करता है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट सबसे है कि अभी सेशन बेस से बाहर निकलिए, जो है ना, अर्ली एनरिचमेंट प्रोग्राम और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्टार्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प। अगर आपको डाउट लगता है तो ब्लेस्ड वंस का मॉडल देख लीजिए। जी बिल्कुल, वहाँ पे सारे बताई गई है क्लियरली कि कैसे क्या हो सकता है, पॉसिबल है। तो आप एक बार जाके देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे वर्क किया जाता है, क्या है, जिससे आपको एक नॉलेज मिलेगा कि आप जहाँ भी थेरेपी ले रहे हैं या फिर जो भी आप एडुकेटर हायर किए हैं या जो भी आप कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, बेस्ट ही कर रहे होंगे, तो उसमें क्या ऐसा आप कंपेयर करके देखें कि क्या ऐसा लैकिंग है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ये भी देखा है पेरेंट्स के साथ कि एक पार्टनर तो वर्किंग है, दूसरा जो पार्टनर है वो बच्चे के साथ है घर पे, वो फीमेल हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, डिपेंड, उनका अपना चॉइस हो सकता है। लेकिन जो मदर है, अगर मदर की हम बात करें या फादर की, मदर है बच्चे के साथ अगर घर पे रह रही हैं, ये सिर्फ कहने के लिए उनके साथ घर पे ना रहें
कि मैं टोटल टाइम बच्चे के साथ दे, उसके साथ इंगेजिंग एक्टिविटीज़ करनी होती है, ना कि सिर्फ हम कहने के लिए कि हम बच्चे के साथ हैं, उसको नीड होती है तो सिर्फ सुसु पोटी के लिए बच्चे के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ कलर करना होता है, उसके एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना होता है। उसके साथ अगर बच्चा लाइन से पेंसिल बना रहा है, उसमें कुछ डिज़ाइन बना रहा है, तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसको थोड़ा सा उसके कंफर्ट जोन को टर्न करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ पे ट्रिगर कर रहा है, कहाँ पे एक्टिवली रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि बच्चे, अगर मैं देखती हूँ तो उनका होता है कि अगर किसी जोन में है, अगर उनको खेलना ऐसे ही पसंद है तो ऐसे ही पसंद है, उनको किसी का इंटरवेंशन पसंद नहीं आ। तो अगर मम्मी अगर वहाँ पे वो नोटिस कर रही है कि ये चीज़ को बहुत वो कर रहा है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर 1 बजे उसको नाश्ता खाना मिल जाता है, अगर वो 2 बज गया तो ट्रिगर करता है, तो हम अगर मम्मियाँ ये करें कि थोड़ा सा उसको ट्रिगर दे कि मतलब वो उस चीज़ को कैसे लेता है, ना कि एक सिस्टम, एक चीज़ बना हुआ है उसी पे हम काम करें तो सही रहेगा। इस पे आपकी क्या राय होगी? नहीं, आप सही बोले हो। देखिए, बच्चा आपका है, काम तो आपको ही करना है जी, ठीक है। तो जो पेरेंट्स सिर्फ नाम के लिए घर पे हैं जॉब छोड़ के अपने बच्चों के लिए, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आज के डेट में भी जितने बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो किए हैं, उसमें 80% कंट्रीब्यूशन उनके पेरेंट्स का ही है। जी। तो आपको ही उन पे काम करना पड़ेगा। और आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हो ना, होम बेस्ड प्लान लो, उनसे मांगो कि होम पे हम क्या करवा सकते हैं, मेक श्योर योर चाइल्ड इज एंगेज। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है ना, घर को अपना सबसे कंफर्टेबल जोन समझते हैं, वहां पे आप कुछ भी करवाना चाहो वो नहीं करते। तो यहाँ पे उस पेरेंट को उतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एंड जैसे आप बोले हो ट्रिगर का, हम उसको दूसरे टर्म्स में बोलते हैं कि आपको चैलेंज करते रहना है अपने बच्चे को। मतलब अगर वो मांग नहीं रहा है, वर्बल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं एज अ पेरेंट, हम पानी खुद से ले जाके पिला देते हैं, ब्रेकफास्ट खुद से दे देते हैं, लंच खुद से बना के देते हैं। तो वी डोंट गिव देम अपॉर्चुनिटी टू इवन स्पीक आउट। वो बोलेंगे ही नहीं तो उनको वो अर्ज आएगा ही नहीं, और फिर आप बोलोगे मेरा बच्चा नॉन वर्बल है। बहुत सारे जो है ना, लोग सिखाते भी बच्चों को गलत तरह से। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे बोलो डैडी, बोलो मम्मा। ऐसे कौन बोलता है? अरे हु इज दिस, ये कौन है मम्मा, ये कौन है डैडी? तो कन्वर्जेशन वो वे में होना चाहिए और क्वेश्चन आंसर वे में होना चाहिए। हम लोग खुद बोलते हैं बोलो बोलो, और फिर बोलते हैं कि बच्चे को इक्वलिया हो गया है, कि वो रिपीट कर रहा है चीजों का। तो ये टेक्निक्स और ट्रिक्स थेरेपिस्ट से ज्यादा जरूरी आपको जानना है। तो जितने भी मॉम्स और डैड्स घर पे बैठे हुए हैं अपने बच्चे के साथ, मेक श्योर यू यूटिलाइज योर टाइम विद देम, और इंश्योर कीजिए कि आप उनको प्रॉपर इंटरवेंशन दे, किसी से होम बेस्ड प्लान लेके, किसी भी थेरेपिस्ट से। जैसे हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोएबल्स, उस पर भी आप ले सकते हो। बट योर एफर्ट इज मोर क्रिटिकल फॉर योर चाइल्ड देन द एफर्ट ऑफ द ब्लेस्ड वंस और कोएबल्स और जो भी है। बच्चा आपका है, अभी छोटे हैं आपके बच्चे, तो अभी आसान है। अगर अभी टाइम नहीं दोगे तो फिर आपको पता है आगे कितनी डिफिकल्टीज होने वाली है। तो ब्लेस्ड वन में हम क्या क्या सर्विसेज या फिर क्या क्या ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं कि हम अपने बच्चों को, एक ऑटिस्टिक बच्चे का या चाइल्ड डेवलपमेंट डिलेज का बच्चा अगर जा रहा है, या स्पीच डिले का बच्चा अगर जा रहा है, तो हम वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज देखते हैं और हम अवेल कर सकते हैं? See, the blessed ones is multidisciplinary setup where children will get therapies to special education all under one roof in a school kind of environment. तो इसका भी सिंपल सा लॉजिक है। 40 मिनट सेशंस के बारे में हम बार बार बोलते हैं, आपको लगता होगा कि हम सेशन के अगेंस्ट हैं। आंसर है हाँ है, क्योंकि दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। ये 40 मिनट के सेशन में इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। अगर आपके बच्चे यूज टू हो गए हैं कि हमको 30 मिनट 40 मिनट में ये करके भागना ही है, तो आपको क्या लगता है वो स्कूल में बैठ पाएंगे? तो आपको उस टाइप का एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है। तो ब्लेस्ड वंस में एवरीथिंग अंडर वन रूफ होता है। चाहे आपके बच्चे को ऑटिज्म हो, ADHD हो, डाउन सिंड्रोम हो, GDD हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, वी हैव ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, रेमेडियल टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट स्पेशलिस्ट, डांस मूवमेंट थेरेपिस्ट, असिस्टेड डॉग थेरेपी। वी प्रमोट सोशलाइजेशन टू द ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि हमको पता है कि जो भी बोलते हैं ये बच्चे एंटी सोशल है, आंसर है नहीं, क्योंकि नॉर्मल लोग उनको अपने पास आने नहीं देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारा ही बच्चा एंटी सोशल है, आप उनके साथ खेलो वो आपके साथ खेलेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई इधर उधर भाग दौड़ रहा है,
अभी भाग लो, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एज है आपका, 2.5 साल से 6 साल तक पेरेंट्स भागते हैं अपने बच्चे को लेके इधर से उधर, देन दे रियलाइज दैट व्हाट दे आर मिसिंग। हमारे यहाँ 2 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं, और आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जिन बच्चों में हो रहा है वो 2 to 6 years वाले ही हैं जी, क्योंकि 6 years के पहले अर्ली इंटरवेंशन का फेज होता है, उसके बाद सब कुछ स्लो हो जाता है। तो मेक श्योर यू टेक द राइट डिसीजन। और हाँ, बहुत लोग पूछते हैं ना कि जब डायग्नोसिस होता है तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट कीजिए, देन लुक फॉर जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाइए, एंड देन स्टार्ट गिविंग इंटरवेंशन। हमारे साथ एक्सेप्टेंस का ही इशू है, हम लोग वही नहीं करते हैं और उसी में उनके क्रिटिकल डेवलपमेंट फेज को जाने देते हैं और फिर इधर से उधर दौड़ते भागते हैं। तो एक्सेप्टेड फर्स्ट, आपके बच्चे का लाइफ फिर आसान हो जाएगा। जी, अभी तक हमने बात किया चाइल्ड के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, सोसाइटी रह जाती है। जिस सोसाइटी में अगर हमें कहा जाए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये एक हम टैग लेके चल रहे हैं और हैं भी, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है, जैसे एक नियम कानून के साथ रहना पड़ता है और रहते हैं हम। लेकिन अगर समाज जो मनुष्य से ही बना हुआ है वो एक्सेप्ट ही ना करे, अगर हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, हम बस में बैठे हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं, हमें वो एक निगाह होता है जो देखता है लोग कि भाई कैसा बच्चा है, इतना चिल्ला क्यों रहा है। आप उसकी मजबूरी नहीं समझ रहे, बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहा है उस टाइम पे कि उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है। Correct. लेकिन आप उसको और टॉर्चर भरी शब्दों से उसको बोल रहे हो, एकदम टॉर्चर पे टॉर्चर करे जा रहे हो, उसको लुक दिए जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं सब नहीं करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत थोड़े लोग भी हैं जो अगर आपके सामने अगर ऑटिस्टिक बच्चा है और आप उसको बिना समझे उसको जज कर रहे हो कि वो बच्चा किस फेज में है, क्या उसके बारे में चल रहा है, और आप एक टैग दे देते कैसा बच्चा है, ये तो बोलता ही नहीं है, ये कुछ इसको समझ ही नहीं है कुछ, और वो एक लेबल लगा देते जाते हैं। और वो कोई नहीं, आसपास के ही लोग होंगे उसके लिए अपने बच्चों को खेलने के अलाउ नहीं करेंगे कि उसके साथ मत खेलो। सबसे बड़ी बात है कि उसमें बोलते हैं कि तुम्हें उससे क्या मिलेगा, वो तुम खेलोगे उसके साथ तो उसको गेन होगा, पर तुम्हें क्या मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा एक बहुत चीज़ों को वहाँ भी गेन कर रहा है। जो अपोजिट बच्चे हैं, जो नॉर्मल हम कहते हैं, जिनको सो कॉल्ड नॉर्मल बोल रहे हैं, वो बच्चे भी उनसे सीखते हैं कि कैसे केयर करना है एक बच्चे को, उनके साथ हम कॉप अप कितना पेशेंसली कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता है, तो हम वहाँ पे कैसे समझें। तो बहुत चीज़ों को देख के करते हैं, लेकिन सोसाइटी उस चीज़ को समझ नहीं पाती है। खासकर अगर हम देखें तो अभी जो यंगर जनरेशन है, बच्चे तो कुछ कर भी रहे हैं, मिलजुल के बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने एज की बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसको दूसरी निगाहों से देख रहे हैं। उसके लिए, समाज के लिए आप क्या राय रखते हैं? देखिए, डिसेबिलिटी जो है वो एक परसेप्शन है, वो एक सोच है। अगर देखा जाए तो जब डिसेबिलिटी के बारे में लिखा गया था कि कितने लोग नॉर्मल हैं और कितने लोग स्पेशल हैं, या कितने लोग न्यूरोटिपिकल हैं, कितने लोग न्यूरो डाइवर्स हैं, वो न्यूरोटिपिकल लोग ही लिखे थे। अगर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल से पूछिएगा व्हेन दे लुक एट अदर चिल्ड्रंस, क्या पता वो इनको डिसेबल समझते हैं। जी बिल्कुल, और समझना भी चाहिए। हाँ। क्योंकि मेरा भी यही मानना है, आपका भी अगर नॉर्मल भी बच्चा है, आप उसको एक रूम में बंद करके रखो उनके क्रिटिकल 4 years डेवलपमेंट के, आप सिर्फ उसको खाना पीना दे दो, आपको क्या लगता है वो सोशल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो नॉर्मल बच्चों के साथ जब ऐसे ट्रीट नहीं कर रहे हो तो इन बच्चों को सोशली एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? आप सोशली एक्सेप्ट नहीं करते हो, ना उनको करते हो, ना उनकी फैमिली को करते हो। कल का एग्जांपल देते हैं, मेरे बेटे का बर्थडे था और मेरा बेटा न्यूरोटिपिकल है, लेकिन हमारे इवेंट में स्पेशल बच्चे भी आते हैं। कल मेरी फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं पुणे में, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको पब्लिश कर रही हो, बिकॉज आई एम वेरी आउटस्पोकन इन दैट सेंस। मेरी फैमिली का एक भी मेंबर वहां पे नहीं था। तो यहाँ पे मेरे को वही फील होता है ना कि डिसेबिलिटी, हमारे बच्चे डिसेबल नहीं है, हमारे बच्चों में इश्यूज नहीं है, ये इनकी सोच ही डिसेबल्ड है जो इन बच्चों को इंक्लूड नहीं कर रही है। आज आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा नहीं है,
ठीक है, आगे चल के होगा, फिर क्या करोगे? आपके छोटे बच्चे जो हैं, आप उनको इन बच्चों से इन्वॉल्व करने के लिए नहीं दे रहे हो, इनसे बात करने, इनके साथ खेलने नहीं दे रहे हो, क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हो? आज आप बोल रहे हो कि अरे इस बच्चे से दूर रहो, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हो इस बच्चे से दूर रहो, कल के डेट में आगे वाला जनरेशन है वो क्या करेगा? सेम चीज करेगा। तो फ्रॉम ये यहाँ पे तो प्रॉब्लम आपके अपब्रिंगिंग में ही है। अब इसी वजह से नॉर्मल स्कूल में भी इन बच्चों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो बोलेंगे नॉर्मल स्कूल वाले कि यार आपका बच्चा स्पेशल है, पेरेंट्स का कंप्लेन आ रहा है, करेक्ट? और स्पेशल स्कूल में जैसे हम लोग का जो होता है ना समर कैंप होता है, तो उसमें स्पेशल बच्चों के लिए मेनली होता है, बट कुछ कुछ नॉर्मल बच्चे भी आते हैं, बिकॉज दे लाइक टू डू दैट। और हम तो इनकरेज करते हैं कि नॉर्मल बच्चे भी आए उसमें, सो दे कैन अंडरस्टैंड दैट दीस चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आप अभी इग्नोर कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि आप वैसे ही पूरा इकोसिस्टम का ही बैंड बजा के रखे हो ये चीज करके। सो सिंपल से लॉजिक में बताते हैं कि सोसाइटी आपको सीखना ज़रूरी है, आपको लर्न करना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि इन बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको एक्सेप्ट करना है, कैसे उनको इंक्लूड करना है। आप नहीं कर रहे हो ना, तो ये आपका फेलियर है, हमारा नहीं, क्योंकि हमारी न्यूरो डाइवर्स कम्युनिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कर रही है, एंड वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। हाउएवर इफ यू आर मिसिंग कि ये न्यूरो डाइवर्स बच्चे को कैसे इंक्लूड करें एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड इफ यू आर स्टिल अगेंस्ट अस, or you are not making sure that these children are included in the society, it's your failure. It's an entire failure of the system, not ours. हमारे जैसे लोग आते ही रहेंगे और इस तरह की अप्रोच लेके आएंगे और इस तरह से बोलेंगे भी। Just think again that what we are trying to do, we are just fighting for an inclusive and independent future of this child. क्योंकि मेरे को भी अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा कि if I am not around, अगर आपके जैसे सोसाइटी रहे, आपके जैसे लोग रहे, तब तो फिर उसको कहीं ना कहीं आइसोलेट ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एंड इफ यू थिंक दैट दैट्स द राइट थिंग फॉर एनी चाइल्ड फॉर दैट मैटर, जो कि जिनको आज के डेट में डिसऑर्डर भी है, उसका रीजन वो खुद नहीं है और ना ही उनके पेरेंट्स हैं। क्योंकि अगर मेरी वजह से जो है ना मेरी डॉटर ऑटिस्टिक होती है या उसकी वजह से ऑटिस्टिक होती है, देन आई कैन अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट कि आप ब्लेम करो। लेकिन जब दोनों में से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, accept it the way they are. ऑटिस्टिक बच्चे या चाइल्ड डेवलपमेंट की इश्यूज से जो बच्चे चल रहे होते हैं, उनमें एक पेरेंट्स का अगर हम परसेप्शन देखें यहाँ पे, तो मदर हो या फादर वो सेल्फ गिल्ट में रहते हैं कि मैं ही कुछ गलत की। जैसे आपने अभी बोले कि पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं और उनके कारण से बच्चे में नहीं आता है, लेकिन माँ हो और वो गिल्ट में ना आए इन बच्चों को लेके, ये हो नहीं सकता है। हर माँ इस जोन में आ जाती है कि मेरे कारण ही मेरे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आया है, और ऐसा होता है कि मैं उस टाइम ध्यान नहीं दी, मैंने उसको अच्छे से केयर नहीं किया, कैच नहीं किया, मैं समझ नहीं पाई, और मेरे कारण इसको आज इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, ये फेस कर रहा है, ये अपने आप में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और सेल्फ गिल्ट में ही रह जाते हैं। और उसको एज ए गिल्ट देखना और एज ए प्राउडली हैंडल करना, कितना डिफरेंसेस हो जाता है कि, और एक मदर के लिए या फादर के लिए कितना डिफरेंट होगा कि अगर गिल्ट को ना लेके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आपको बताते हैं क्यों। देखिए, इंसान सही है या गलत है, वो परसेप्शन आप खुद से नहीं बनाते हो जी। दैट परसेप्शन इज बीइंग डेवलप्ड बाय पीपल अराउंड यू, जो आपके आसपास रहेगा, सोसाइटी वाले रहेंगे। तो जो ये पेरेंट्स को गिल्ट होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि बाकी लोग उनको वो चीज़ फील करवाते हैं कि मे बी तुम्हारी वजह से हुआ, तुम इस बच्चे का सही में ट्रीटमेंट नहीं करा रहे थे, इसलिए ऐसा है। तो पेरेंट्स को इग्नोर करना चाहिए उन चीज़ों को, एंड सी द थिंग इज नाउ यू अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड कि हाँ बच्चे में कुछ तो डिले है, कुछ इश्यूज है, वर्क ऑन इट। यार आपका बच्चा है, हम बार बार यही चीज़ बोलेंगे, आपका बच्चा है, सोसाइटी वाले क्या बोल रहे हैं, एंड कम आउट ऑफ दैट गिल्ट। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे को देर रात में भी कॉल किए हैं फॉर सुसाइडल टेंडेंसी एंड ऑल। इवन बहुत सारे फैमिलीज में सेपरेशंस आपको देखने को मिलेगा कि वाइफ हस्बैंड अलग रहना है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, आई एम प्राउड ऑफ इट, जैसी भी है वो। आज के डेट में हम आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ अमितेश प्रियदर्शी, इट्स बिकॉज ऑफ माई डॉटर। अगर मेरी डॉटर नहीं रहती तो 8 ब्रांचेस ब्लेस्ड वंस के नहीं रहते, कोएबल्स नहीं रहते, आरंभ नहीं स्टार्ट हो रहा था, और हम यहाँ पे नहीं बैठे रहते।
सो आई कंसिडर माई डॉटर एज माई स्ट्रेंथ, क्योंकि वो है, उसकी वजह से इतने बच्चों को हेल्प हो पा रहा है। जी बिल्कुल। ऑटिज्म या डेवलपमेंटल डिले जो है ना, बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस हब है। 5000 करोड़ का जो है ना वो एनुअल टर्नओवर है, जो मार्केट कैप्चर अगर देखा जाए वो है एज ऑफ नाउ, एंड नेक्स्ट 5 years में इट विल गो अराउंड 10 to 15,000 करोड़। अब इसमें क्या होता है ना कि हर कोई अपनी ही चीज को प्रमोट करेगा। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलेंगे ओटी करवा लो बच्चा ठीक हो जाएगा, एबीए थेरेपिस्ट बोलेंगे एबीए करवा लो बच्चा ठीक हो जाएगा। रियलिटी ये है कि बच्चे में होलिस्टिक डेवलपमेंट का डिले है। तो आप ऐसी जगह जाइए जहां पे सबके सब मिले। और हम ये भी बोल रहे हैं आपको ब्लेस्ड वंस में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा है जहां पे एक ही जगह पे बच्चा 4 घंटे रह सके और उसको सारी थेरेपीज मिले, जाओ। लेकिन ये इधर से उधर और जो बोल रहा है ना ईबीए बेस्ट है, ओटी बेस्ट है, स्पीच बेस्ट है, कुछ नहीं। क्योंकि फिर से बोलेंगे 80% ऑफ वर्क पेरेंट को करना है, चाहे वो स्पीच डेवलपमेंट से रहे, चाहे वो एडीएल से रिलेटेड रहे, दैट्स इट। सो डू नॉट वेस्ट योर मनी, थिंक अगेन। 6 साल 7 साल का जब आपका बच्चा हो जाएगा तो फिर आप कैलकुलेट करोगे, अरे यार आई स्पेंड 50 लाख सो फार। और एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, मनी कांट टेक आउट योर चिल्ड्रन और स्पेक्ट्रम। क्या ऑटिस्टिक बच्चे, जैसे आप बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हर साल आपके सेंटर से बच्चे बाहर निकल भी रहे होंगे, अच्छा लाइफ भी जी रहे होंगे, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन हर पेरेंट्स के लिए आता है, क्या मेरा बच्चा आने वाले दिनों में अपनी लाइफ सही से जी सकता है, कुछ अचीव कर सकता है? ये जो थॉट हमेशा माँ के और पेरेंट्स के दिमाग में आते रहता है, इस पे आपका क्या राय होगा? क्यों नहीं, डेफिनेटली करेगा अगर आपकी प्रायोरिटी आपको पता है। अगर आपका बच्चा इंडिपेंडेंट है देन जंप फॉर एकेडमिक्स। अगर आपका बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग खुद से कर नहीं पा रहा है, चाहे वो ड्रेस अप होना हो, चाहे शूज पहनना हो, चाहे खुद से खाना हो, खुद से नहाना हो, अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहा है और फिर एकेडमिक्स के लिए कूद रहे हो बस इस होप में कि वो एकेडमिक्स में अच्छा कर ले, आंसर है नहीं कर पाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी। अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके बाद एकेडमिक पे जाओ, उसके बाद स्केटिंग करवाओ, उसके बाद म्यूजिक पे लेके जाओ, डेफिनेटली दे विल कम एकदम बोलते हैं ना आउटस्टैंडिंग, वो एकदम आउटस्टैंडिंग दिखेंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए हैं देवांश चंद्रा और कार्तिक का, दीज आर एग्जांपल्स यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन वही है कि सिर्फ एकेडमिक के पीछे भागने के बाद अगर सोच रहे हो 10th निकाल पाएगा, 12th निकाल पाएगा, दैट शुड नेवर बी योर प्रायोरिटी। आज के रेट में अगर देखा जाए तो एजुकेटेड लोगों का डिमांड कहाँ है? आप अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग जो है ना 2-3 स्टेप्स रील्स पे बना के इतना इतना कमा रहे हैं, ट्रेंड फॉलो करके। तो लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड। बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आर्ट एंड क्राफ्ट में इतने अच्छे हैं, दे आर अर्निंग 5 to 6 lakhs पर मंथ आउटसाइड इंडिया ऑब्वियसली। कुछ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनकी पेरेंट्स जो है ना सोशल मीडिया पे अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हैं, दे आर हैविंग गुड रीच, दे आर हैविंग बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सो दे आर हैविंग सोर्स ऑफ अर्निंग इटसेल्फ एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि आप बच्चे के अच्छा होना या एकेडमिकली सक्सेसफुल होने को हमेशा लिंक करते हो कि कितना कमा के ला रहा है घर पे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अगर वो कमा के कैसे भी लेके आ जाए, डन। हाँ, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि बच्चे का करंट स्टेट क्या है और उसका ट्रेजेक्ट्री क्या है। अगर आपको लग रहा है कि मॉडरेट टू सीवियर साइड जा रहा है, देन यू नीड टू वर्क ऑन द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ कैश फ्लो जो आता रहेगा बच्चे का। चाहे उसके लिए आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, चाहे कोई ट्रस्ट ही कीजिए, चाहे ब्लेस्ड वन स्टार्ट कीजिए। जी बिल्कुल, ये लाइन अच्छा बोला कि चाहे ब्लेस्ड वन स्टार्ट कीजिए। इस एपिसोड को देख के तो बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं आपके तक रीच आउट करूं। कंट्रीज के बहुत सारे स्टेट से लगता होगा लोगों को कि हम कैसे इनसे कनेक्ट करें और कुछ कुछ मुद्दे पे जैसे आपका जो सेंटर है वो कैसे वर्क करेगा, हमारे बच्चे के लिए कैसे वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे आप किस किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, कहाँ पे लोग आपसे मिल सकते हैं ताकि उनको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके? करेक्ट। तो देखिए theblessedones.in हमारा वेबसाइट है, आप उस पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। वी आर प्रेजेंट इन पर्सन एज वेल एज ऑनलाइन। तो इन पर्सन अगर जाना है तो पुणे में हमारे 5 ब्रांचेस हैं, चिंचवड, वाकड, हिंजवाड़ी, लोहेगांव एंड वानवरी। तो आप किसी भी ब्रांच के ब्रांच एडमिन से, इवन हमारे वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट मॉड्यूल अवेलेबल है, आप अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हो। रिमेंबर, कोई चार्जेस नहीं है,
यू गो देयर विथ योर चाइल्ड, 30 मिनट्स डिस्कशन, आवर थेरेपिस्ट विल बी देयर, और कोई चार्जेस नहीं है, बिकॉज वी डोंट फूल पेरेंट्स कि आप आ रहे हो आधे घंटे के लिए तो उसका भी चार्ज लेंगे हम लोग, नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आए हैं जो ऑटिस्टिक है ही नहीं, सो वी आर वेरी आउट स्पोकन इन दैट सेंस। हम बाकी लोग जैसे मिसगाइड नहीं करें, अच्छा कुछ दिन के लिए जो थेरेपी के लिए बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं, जो नहीं है वो नहीं है। सो हम लोग एडमिशन्स भी जो है ना पेरेंट्स का इंटेंशन देखने के बेसिस पे ही देते हैं, तो आपका विजिट करना वहाँ पे ज़रूरी है। आउटसाइड पुणे हमारा नागपुर में है, नवी मुंबई में खारगर में है, और ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 में है। तो अभी इतने ब्रांचेस है। हाउएवर अगर आप किसी रिमोट सिटी से हो या किसी डिफरेंट कंट्री से हो, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन koebels.com। इसका ऐप भी अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इन एंड्रॉइड एंड iOS, अदरवाइज वेबसाइट से ही डायरेक्टली वहाँ पे तो हम भी अवेलेबल हैं। मेरे चार्जेस वहाँ पे सिर्फ 199 रुपीज़ है। उसका रीज़न ये है कि वो प्लेटफॉर्म फीस एंड ऑल दोज थिंग्स है, बट डोंट वरी अबाउट इट। इफ़ यू रियली नीड अस एंड इफ़ यू नीड एनी सजेशंस फ्रॉम अस और आवर एक्सपर्ट्स, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। और हमारा सोशल मीडिया हैंडल भी फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे मिल जाएगी जो आप घर पे ही कर सकते हो, तो आपको इधर उधर भागने की भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ देख के ही प्रेज़ करते रहते हैं, सर हम आपकी एक्टिविटीज़ अपने ऑटिस्टिक एज अ शैडो टीचर हम ऑटिस्टिक 2 बच्चों को हैंडल करते हैं, उनके साथ करवा रहे थे, ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आया है। सो थैंक्स अ लॉट एंड कीप मेकिंग द वीडियोज़ जो भी आपके सेंटर्स में होता रहता है। तो वी विल ऑलवेज ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड यू कैन रीच आउट टू अस फ्रॉम द वेरियस मोड, जैसे भी चाहो, और हमारी टीम हमेशा अवेलेबल है आपको हेल्प एंड सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद। आज हमने बहुत ही मुद्दों पे बात किया कि अगर आप एक थेरेपी जोन में हो और आपके पास एक स्पेशल नीड बच्चा है जिसको कुछ नीड है और उसके लिए हम थेरेपी ले सकते हैं। हमारे साथ अमितेश जी हैं जो कि फाउंडर हैं द ब्लेस्ड वन के। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे आज हमारे साथ बात किया, चाहे प्रॉब्लम हो बच्चों की या पेरेंट्स की या सोसाइटी की। हमें होलिस्टिक, इवन गवर्नमेंट की कहाँ पे गैप हो रही है, हम सब चीज़ मुद्दे पे बात किए हैं। द ब्लेस्ड वन, इनका जो स्कूल है या जो सेंटर है, ये सिखाता है कि आपको यहाँ पे हर चीज़ की थेरेपी मिल सकती है। हम जंप नहीं करेंगे, हमें यहाँ वहाँ नहीं भागना पड़ेगा। तो आज के सेशन से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे जो न्यू पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे अभी डायग्नोज हुए होंगे कि ऑटिस्टिक और स्पेशल नीड के द्वारा के लिए, तो आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। तो कंटिन्यू हम बने रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक पर, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।